आई एम सरोज कुमार शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथमेटिक्स का फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूला का आप कोई भी मैथमेटिक्स नहीं हल कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है केवल क्लास 10th के लिए ही नहीं बल्कि सभी क्लास के लिए और सभी वर्ग के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के IAS से सारे क्लास के लिए सूत्र अति आवश्यक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं मैथमेटिक्स फॉर्मूला। इसे मैं आपको सबसे पहले रैखिक समीकरण का कुछ शर्त बता देता हूँ। रैखिक समीकरण क्या होता है? ax प्लस by प्लस c = 0 के रूप में पाया जाता है। तो इस रैखिक समीकरण का कुछ शर्त है जिसको आप याद कर जाएंगे। आपके सामने दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, इसे आप ध्यान से देख लें। तो दो रैखिक समीकरण हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ क्या होगा? सीधा रेखा आता है। ग्राफ हमेशा सीधा रेखा आता है। रैखिक समीकरण का ग्राफ हमेशा सीधा होता है। तो दो रैखिक समीकरण यदि आप दिए गए हों और इनका हल निकालना हो तो ग्राफीय रूप से इनके क्या शर्त होते हैं उनको मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, समझ में आया? इन दो रैखिक समीकरण के ग्राफीय रूप का शर्त आप जान लीजिए। तो सबसे पहला शर्त है, यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, जैसे यहाँ दो रेखाएं क्या कर रही है? काट रही है। प्रतिच्छेदी का मतलब एक दूसरे को दो रैखिक रेखाएं काट रही हो तो क्या होगा? तो जहाँ कटान बिंदु है यहाँ दो मान मिलेगा। ये दो रेखाएं काटेगी तो प्रथम मान को x कहा जाएगा, दूसरे मान को y। x का मतलब क्या हुआ? भुज, और y का मतलब हुआ कोटि। यानी कहा जाएगा ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो उस समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त होगा जो x और y के रूप में प्राप्त होगा, जिसे अल्फा या बीटा कहा जाएगा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा जब काटेगी तो। दूसरा शर्त है, यदि रेखाएं समपाती हो। ये दोनों रेखाएं क्या? समपाती। इसका मतलब एक रेखा आया, दूसरा रेखा इसी के ऊपर चढ़ गया तो इसे समपाती रेखा कहा जाएगा। समपाती हो तो उसका अनेक हल प्राप्त होगा। जैसे देखिए L1 और L2 दो रेखाएं क्या एक दूसरे के ऊपर समपाती है, अतः इसका अनेक हल होगा। तीसरा शर्त है, ये दो रेखाएं समानांतर हो। दो रेखाएं क्या होगा? समानांतर। जैसे आपको दिखाई दिया यहाँ दोनों रेखाएं क्या? समानांतर है। जब समानांतर हो तो इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे काट ही नहीं रही है, मिल ही नहीं रही है, अतः इसका कोई हल नहीं होगा। तो उन्होंने क्या देखा? ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो अद्वितीय हल होगा, रेखाएं समपाती हो तो अनेक हल होगा, और रेखाएं समानांतर हो तो कोई हल नहीं होगा। अगला है रैखिक समीकरण युग्म की स्थितियाँ। तो देखिए पहली स्थिति है, ये दो रैखिक समीकरण आपके सामने दिखाया गया है। स्थिति है, कोई हल नहीं होगा यदि युग्म क्या हो? असंगत हो। असंगत का अर्थ क्या है? A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। यानी असंगत है तो कोई हल नहीं होगा। असंगत का मतलब क्या हुआ? ये समानांतर हो जाएगी और इसे विरोधी भी कहा जाएगा और इसका कोई हल नहीं प्राप्त होगा। अनेक हल होगा यदि युग्म क्या हो? आश्रित हो, अर्थात ग्राफ क्या होगा? समपाती हो जाएगा। ठीक है, A1/A2 B1/B2 = C1/C2। तो इसका अनेक हल होगा। अद्वितीय हल यानी युग्म एक दूसरे को काटेगा, ग्राफ काटता है। युग्म संगत है, संगत माने अविरोधी है, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इसका अद्वितीय हल होगा। आप इसे रट जाएंगे क्योंकि ये बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला शर्त है, द्विघात समीकरण के बारे में जान लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो बेसिक द्विघात समीकरण आप जानते होंगे कि ax² + bx + c = 0 के रूप में द्विघात समीकरण होता है, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। तो द्विघात समीकरण का विशेष रूप से आप जान जाइए कि हल निकालते समय हम क्या करते हैं? इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। -b + √b² 4c/2 है। ठीक है, एक माइनस में एक प्लस में होता है हल, एक होता है माइनस में, इसलिए इसको प्लस में साथ में ही कहते हैं। इसे x का वैल्यू कहिए, x बराबर कहेंगे -b + √b² - 4c अब बटा क्या हो गया? 2a। तो इसको याद कर लीजिए। ठीक है, इसे द्विघात समीकरण का हल सूत्र कहा जाता है। अगला है विविधकरण। जैसे d हो गया, d बराबर क्या होता है? b² - 4c। तो d कहने का मतलब है कि मूलों की जो विवेचना है इसी पर डिपेंड करती है। विवेचना मैंने डिस्क्रिप्शन जो उसका है इसी पर डिपेंड करती है, इसलिए इसको विवेचक या विविधकर कहा जाता है। तो इसके अनुसार यदि d का मान क्या हो? 0 से बड़ा हो
तो मूल अल्फा और बीटा होगा जो कि असमान होगा। अब प्रत्येक मूल अल्फा का मान इतना हो गया, बीटा का मान इतना हो गया। वहीं लिखे -c प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 4c बटा 2a। एक माइनस है, एगो क्या है प्लस है। प्लस वाले को अल्फा मान लीजिए और माइनस वाले को बीटा। ये कब होगा? जब d का मान 0 से बड़ा होगा तब। यानी यहाँ यदि d का मान 0 के बराबर हो तो मूल क्या होगा? वास्तविक और समान हो जाएगा। ठीक है, जैसे बड़ा था तो वास्तविक और असमान, बड़ा हो तो वास्तविक और समान होगा, और प्रत्येक मूल -b/2a के बराबर होगा। यदि d का मान 0 से छोटा हो तो कोई भी मूल वास्तविक संभव नहीं है। इस शर्त को आप याद कर लेंगे। अगला है मूलों का योग और गुणनफल देख लीजिए। तो द्विघात समीकरण हो गया। योग में अल्फा प्लस बीटा को योग कहा गया, अल्फा गुना बीटा को गुणनफल, जिसमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा गुना बीटा c/a होता है। इसे रट जाएंगे आप। अगला है बहुपद। तो बहुपद का मतलब कि वैसा पद, वैसा समीकरण जिसमें बहुत सारा पद हो, बहुपद कहलाता है। बहुत सारा पद, जैसे आपको एक बहुपद का एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें n घात तक गया है, जैसे घात 1 2 3 4 5 n तक इसका पावर गया है। तो रैखिक बहुपद जिसमें घात 1 हो, द्विघात बहुपद घात 2 हो, त्रिघात बहुपद घात क्या है 3 है। तो रैखिक में 1, द्विघात में 2, त्रिघात में 3, ऐसे बहुपद में बहुत सारा घात होता है। ठीक है, आगे देखिए, यदि px कोई बहुपद है, ठीक है, के शून्य के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px। इसे याद कर लीजिए, px के शून्य के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px x अक्ष को प्रदर्शित करता है और p अल्फा इक्वल टू 0। ये सब शर्त है जिसको याद करेंगे, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, द्विघात बहुपद ax² प्लस b c के शून्य का अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा गुना बीटा c/a। और दूसरी शर्त है px x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुना बीटा। ये द्विघात समीकरण बहुपद के लिए सूत्र हो गए, इसको आप रट जाएंगे। ठीक है, अगला है यदि त्रिघात बहुपद के लिए देख लीजिए। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ bx² प्लस c प्लस d के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू c/a, और अल्फा गुना बीटा गुना गामा इक्वल टू -d/a। और त्रिघात बहुपद का सूत्र हो गया x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा x माइनस अल्फा गुना बीटा गुना गामा। तो ये बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा, इसे आप याद कर लेंगे। आप क्या करेंगे, वीडियो को स्किप कर लेंगे, वीडियो को क्या करेंगे पॉज करके अच्छा से इसे उतार लें, कॉपी पर नोट कर लें और याद करेंगे। ओके, अगला है 6 का 1 है। अब द्विघात समीकरण का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफीय रूप का शर्त आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ सिर्फ एक ही जान लीजिए, ये जो ग्राफ है खुला दिखाया गया है। ठीक है, खुला ऊपर की तरफ क्या है खुला हुआ है। यहाँ जब हल, इसमें विशेष रूप से ये जान लेना है, यदि ग्राफ दिखाया गया द्विघात समीकरण का और x या y अक्ष को काट रहा है तो वहाँ हल निकालने का शर्त होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर किसी अक्ष को नहीं काट रहा है, यदि किसी अक्ष को नहीं काट रहा है तो यहाँ हल नहीं ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। यह सिर्फ खुला बहुपद, खुला ग्राफ है, बस इतना ही याद रखें, यहाँ हल आपका नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ग्राफ क्या करता है, एक अक्ष को 2 बिंदु पर काट रहा है तो यहाँ हल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, जैसे a और b दिया ना, 2 हल हो जाएगा। यदि केवल देखना है ग्राफ अगर एक अक्ष को काट रहा है तो हल प्राप्त होगा, नहीं काटता है तो हल नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, अगला है यहाँ देखिए, ग्राफ जो एक अक्ष पर एक बिंदु पर टच करता है इसका हल क्या होगा 1 होगा। ठीक है, जितने बिंदु पर काटेगा उतना उसका हल होगा, एक अक्ष को देखना है y नहीं। ठीक है, अगला यहाँ देखिए ग्राफ नहीं काटता है, इसका कोई हल नहीं होगा। यहाँ ग्राफ 1 2 3 बिंदु पर एक अक्ष को काटता है और तो यहाँ क्या होगा 3 हल होगा, यानी यहाँ x का वैल्यू जो होगा 3 होगा, यानी यहाँ कोई हल नहीं, जबकि यहाँ 3 हल होगा। यहाँ अगर हल पूछा जाए तो आप 0 हल लिखेंगे। ठीक है, यानी देखना एक अक्ष को कितने बिंदु पर काटता है। आगे देखते हैं वृत्त से संबंधित कुछ फॉर्मूला देख लीजिए, इसे रट जाइए। वृत्त का परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², और वृत्त कहेगा तो 1/2πr² क्षेत्रफल, और वृत्त का परिधि πr प्लस 2r, πr प्लस 2r हो गया। ठीक है, और वृत्त का फिगर बनाया गया, देख लीजिए। अगला है खोखले वृत्त का क्षेत्रफल, जैसे खोखला वृत्त हो गया। ये खोखला वृत्त का मतलब क्या हुआ आपका वलय, πr² माइनस r²। इसमें चाप की लंबाई 2πr थीटा बटा 360, या केवल कीजिए πr थीटा बटा 180 कर सकते हैं, या त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बटा 360, इसे रटते जाएंगे। अगला है त्रिज्याखंड का परिधि निकालना हो तो 2r प्लस 2πr थीटा बटा 360 कीजिए, या 2r प्लस πr थीटा बटा 180 कर सकते हैं। ठीक है, यानी 2 से 360 को काट लेंगे। इसका त्रिज्या या वृत्तखंड के लिए, ठीक है, वृत्तखंड
दिया गया हो तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए सूत्र दिया गया है। ठीक है, वृत्तखंड ए सी बी ए, देखिए जैसे ए सी बी ए, यानी ये वृत्तखंड हो गया, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 में से इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो गया। आप आर स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं। इसका घूमता हुआ पहिया के लिए शर्त दिया गया है, एक चक्कर में चली गई दूरी यानी पहिया का परिधि, एक चक्कर में जो दूरी निकालना हो पहिया के परिधि के बराबर होगा। अब घन तथा घनाभ को देख लीजिए। घन में दिया गया है, घन के भुजा को अगर ये घन का आपका फिगर हो गया, आप देख लेंगे। घन के कोण को यदि ये मानते हैं तो आयतन एक ही हो गया, क्षेत्रफल 6a स्क्वायर यानी घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठ केवल साइड वाला ऊपर नीचे को छोड़ करके तो 4a स्क्वायर हो गया। अब विकर्ण कहेगा तो √3 गुना भुजा हो जाएगा। ठीक है, घनाभ हो गया तो घनाभ में आयतन देख लिया, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, कुल पृष्ठफल 2lb BHHL और पार्श्व पृष्ठ इसका मतलब ऊपर और नीचे छोड़कर 2lb l + b गुना h यानी 4 दीवारों का क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं 4 दीवारों का क्षेत्रफल। 2 × ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, विकर्ण हो गया √l² b² और h²। आगे सम्मेलन, सिलेंडर को देख लीजिए, ये आपका सम्मेलन है, सिलेंडर है। तो इसमें देख लेना आपको सम्मेलन का वक्र पृष्ठ 2π RH हो गया, सम्मेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr × r + h हो गया, सम्मेलन का आयतन तो πr² h। अब इसको ध्यान से देख लेंगे, फॉर्मूला को अच्छा से इसे समझ जाएंगे। ठीक है, बढ़िया से मैंने लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे और इसे स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ज़्यादा सहूलियत होगी। ठीक है, अब देखिए अगर सिलेंडर क्या है वही खोखला है, देखिए मैंने बड़ी बारीकी से फिगर बनाया है, आप बारीकी से इसे देखें और याद कर लें। ठीक है, खोखले बेलन का अगर आयतन निकालना हो तो पाई r² - r² × h करेंगे, और खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ निकालना है तो 2πr r1 + r2 + h हो जाएगा। इसको मैंने डिटेल्स कर दिया, आप ध्यान से इसको पढ़ लेंगे। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, देख लीजिए 2π r1 + r2 h + r1 - r2 फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसे आप ध्यान से देख लेंगे। अगला है शंकु के लिए, तो ये आपका शंकु का फिगर बनाया गया। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई, ये साइड वाला ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई हो गया, ये मेन ऊंचाई हो गया और ये आपका त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो शंकु का वक्रपृष्ठ हो गया πr l। ठीक है, इसको मैंने डिटेल्स समझा दिया, आप इसको देख लेंगे। शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल πr × l + r हो गया और शंकु का आयतन 1/3 πr² h हो गया। ठीक है, आयतन निकालने का सूत्र हो गया। अगर शंकु का छिनक यानी बाल्टी हो गया तो बाल्टी का आयतन कैसे निकालेंगे, ये बाल्टी का फिगर एक बनाया गया है। तो बाल्टी का आयतन हो गया 1/3 πh r1² + r2² + r1 गुना r2, यानी एक नीचे वाली त्रिज्या है r1 और तो ऊपर वाली त्रिज्या क्या है r2 है। ठीक है, यह मेन ऊंचाई और ये तिरछी ऊंचाई हो गई। ठीक है, इसका वक्र क्षेत्रफल निकालना है तो पाई r1 + r2 × l, और l निकालने का सूत्र यहाँ दिया हुआ है। संपूर्ण क्षेत्रफल πl r1 + r2 प्लस πr1² प्लस πr2, यानी नीचे वाला क्षेत्रफल प्लस ऊपर वाला क्षेत्रफल और प्लस वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसको याद कर लेंगे। अगला है गोला से संबंधित कुछ सूत्र देख लीजिए, स्फीयर को ध्यान लीजिए। तो गोला ये आपका सामने फिगर दिखाया गया है गोला के लिए। तो गोला का आयतन 4/3 πr² और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 4πr², चाहे पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr²। आगे गोलीय कोष का यानी खोखले गोले का, खोखला गोला दिया गया हो जैसे फुटबॉल हो गया, तो गोलीय खोल के लिए त्रिज्या क्या हो गया, मोटाई जो है r1 - r2 यानी बाहरी त्रिज्या में से अंदर की त्रिज्या को घटा लेंगे, मोटाई पता चल जाएगा। तो कोष का वक्र क्षेत्रफल हो गया 4π r1² + r2², और कोष का आयतन निकालना है तो हो जाएगा आपका 4/3 पाई r1³ - r2³। ठीक है, अगला है गोलार्ध यानी कटोरा का। ठीक है, सेमी स्क्वायर कटोरा हो गया, इसका अगर वक्रपृष्ठ निकालना है तो 2πr² हो जाएगा। संपूर्ण क्षेत्रफल 3πr², आयतन 2/3 πr³। ठीक है, आगे है अर्धगोलीय कोष। अर्धगोलीय कोष में अगर खोखला है उस स्थिति में अगर अर्धगोलीय कोष का संपूर्ण क्षेत्रफल पूरा निकालना है तो पाई 3r1² + r2 का स्क्वायर हो जाएगा, और गोलीय कोष का आयतन निकालना है तो 2/3 पाई r³ - r3, यानी अंदर के भाग को छोड़कर तब आयतन निकाला गया। ठीक है, अच्छा से देख लेंगे। अब त्रिकोणमिति में देख लीजिए, यह समकोण त्रिभुज आपके सामने बनाया गया है। आप मैंने फिगर बढ़िया से समझा दिया है। ये लंब हो गया, ये कर्ण होगा और ये आधार हो गया। थीटा के सामने वाले को लंब बोलते हैं, इसको देख लेंगे। नीचे वाले को बेस आधार बोलते हैं। तो इसमें साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, और कोसेक इक्वल टू कर्ण बटा लंब, सेक इक्वल टू कर्ण बटा आधार और कॉट इक्वल टू आधार बटा लंब। इसको अच्छा से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, आगे कुछ आवश्यक फॉर्मूला है। साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा कोसेक,
कॉस वन बटा सेक, टेन वन बटा कॉट और टेन थीटा इक्वल टू साइन बटा कॉस थीटा। उस तरह कोसेक वन बटा साइन थीटा, सेक थीटा वन बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा वन बटा टेन थीटा और कॉट इक्वल टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा। आगे कुछ मुख्य सूत्र है, इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे और याद कर लेंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, इसी पर दो फार्मूला बना दिया गया है। और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसी पर आधारित है। और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसी पर फार्मूला आधारित है। ठीक है, आगे एक मैंने चार्ट बना दिया है जिसमें साइन के त्रिकोणमितीय मानों को दिया गया है, साइन कॉस्टेंट 6 राशियों का। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको याद कर देंगे। ठीक है, इसमें विशेष दिखाया गया साइन 0 का मान क्या है, 0 है। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ऐसे ही सारे त्रिकोणमितीय राशि दिए गए हैं, इसको आप अच्छा से याद कर जाएंगे। आगे है रूपांतरण सूत्र दिया गया है। साइन 90 में थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा, टेन 90 थीटा कॉट थीटा। प्रत्येक राशि बदल जाती है, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टेन कॉट में या कॉट टेन में, सेक कोसेक में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये प्लस माइनस के लिए ये बदल जाते हैं, इसको आप ध्यान से देख लेंगे, याद कर जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। और इस वीडियो को आप क्या करें, अच्छा से देखें, सारे सूत्र को याद कर जाएं और तब क्या करें, सवाल बनाना शुरू करें। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी पढ़ पाएँ। ठीक है, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके सारे